नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर जो कि सीटेट एग्जाम के अंदर पूछे जा चुके हैं और ये सभी क्वेश्चन सीडीपी पे आधारित होने वाले हैं तथा उन लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं जो कि फरवरी 2026 का एग्जाम देने वाले हैं। तो बिना देर किए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है जिसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से तत्व अधिगम को प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पे कौन से तत्व जो है अधिगम को प्रभावित करते हैं। तो ए में कहा गया शिक्षार्थी का उद्दीपन अर्थात प्रेरणा, बी में कहा गया शिक्षार्थी की परिपक्वता या शिक्षण युक्तियां या शिक्षार्थी का शारीरिक और संवेगात्मक स्वास्थ्य। अब ये चार जो यहाँ पे पॉइंट दिए गए इसके आधार पे यहाँ पे कुछ ऑप्शन बनाए गए हैं अर्थात कूट बनाए गए। तो ऑप्शन ए के अंदर कहा गया है कि यहाँ पे ए बी और सी तीनों सही होंगे, या फिर बी के अंदर कहा गया यहाँ पे चारों सही होंगे, या फिर सी के अंदर कहा गया यहाँ पे ए और बी ही सही होगा, या फिर यहाँ पे कहा गया है डी के अंदर ए और सी यहाँ पे सही होगा। तो यहाँ पे अगर बात करें इसको में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इसका जो ऑप्शन यहाँ पे बैठता है आपका बी, अर्थात यहाँ पे चारों जो ऑप्शन हैं अर्थात चारों पॉइंट ए बी और सी तथा डी यहाँ पे चारों पॉइंट करेक्ट हैं। आप थोड़ा सा यहाँ पे हम डिटेल से भी बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन पे। तो यहाँ पे बात करें अधिगम, अधिगम का मतलब लर्निंग को हम कहते हैं को जो है कई प्रकार से आंतरिक तथा बाह्य कारक क्या करते हैं प्रभावित करते हैं। अर्थात जो सीखने की प्रक्रिया होती है इसको आंतरिक रूप से और बाह्य बहुत सारे कारक होते हैं जो कि प्रभावित करते हैं। जैसे कि दिए गए चारों विकल्प में से ही प्रमुख तत्व हैं और ये जो चारों यहाँ पे विकल्प दिए गए थे ए बी सी और डी ये बहुत ही प्रमुख तत्व हैं। तो यहाँ पे अगर बात करते हैं वन बाय वन, जैसे कि शिक्षार्थी का उद्दीपन, तो यहाँ पे क्या यदि विद्यार्थी सीखने के प्रति उत्साहित और रुचि युक्त और लक्ष्य संपन्न है तो उसका अधिगम क्या होता है गहरा और स्थायी होता है। फिर कहा गया था प्रेरणा की कमी होने पर अच्छे साधन और शिक्षक को अपेक्षित परिणाम नहीं दे पाते हैं। वहीं पे फिर कहा गया था कि शिक्षार्थी की परिपक्वता, तो यहाँ पे मानसिक भावनात्मक और शारीरिक पक्वता का ये भी निर्धारण बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उम्र और विकास स्तर के अनुरूप जो है सामग्री ना हो तो सीखना बाधित तो होता है। अर्थात कहने का मतलब जिस एज में आप अगर उसी के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाई लिखाई सामग्री ना दी जाए तो भी पढ़ाई क्या होती है बाधित होती है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं नेक्स्ट, इसी में थोड़े से और ऑप्शन हैं जैसे कि सी वाला। सी के अंदर कहा गया था कि शिक्षक कौन सी विधियां, रणनीतियां, गतिविधियां, उदाहरण और प्रश्नों का प्रयोग करता है उससे भी क्या है अधिगम की गुणवत्ता क्या है सीधे जुड़ी होती है। अर्थात किस प्रकार की गतिविधियों को अध्यापक यूज करते हैं उससे भी क्या होता है शिक्षार्थी जो होता है उसकी अधिगम क्या होती है प्रभावित होती है। उपयुक्त युक्तियां अधिगम रोचक सक्रिय और सार्थक बनाती हैं। वहीं पे लास्ट के ऑप्शन में कहा गया था कि शिक्षार्थी का शारीरिक और संवेगात्मक स्वास्थ्य, अर्थात शरीर रूप से अगर अस्वस्थ है, थका हुआ है या पोषण कमी वाला बच्चा ध्यान नहीं लगा पाता। बिल्कुल सही बात, अगर किसी का स्वास्थ्य खराब है तो कहाँ से अच्छे से पढ़ाई कर पाएगा। इसलिए स्वास्थ्य भी बहुत ज्यादा महत्व देता है और भावात्मक रूप से और तनावग्रस्त डरा हुआ या उदास बच्चा भी प्रभावी रूप से सीख नहीं पाता। और इसके मान लो बहुत ज्यादा उसको मानसिक उसके अंदर संतुलन सही नहीं है, बहुत ज़्यादा उसको किसी फैमिली प्रॉब्लम है, तो भी वो अच्छे से क्या कर सकता है, पढ़ नहीं सकता है। तो इसलिए यहाँ पे चारों ऑप्शन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं कि अधिगम को प्रभावित करने के लिए। अब यहाँ पे हम आगे बात करने वाले हैं जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन आज का होने वाला है जिसमें कहा गया कि सार्थक अधिगम होता है, अर्थात सार्थक अधिगम कब होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में कहा गया है कि निजी अनुभवों से क्या है ज्ञान की संरचनाओं की का जो होता है सक्रिय निर्माण, अर्थात तो अपने आप जो होता है निजी भावना जो अपनी भावनाएं होती है उनका सक्रिय निर्माण हो, या फिर बी के अंदर यहाँ पे कहा गया है कि उद्दीपक तथा उत्तर के बीच जो है युग्मन तथा साहचर्य होना चाहिए, या फिर यहाँ पे कहा गया है कि सी के अंदर वयस्कों और अधिक सक्षम साथियों का अनुकरण करना चाहिए, या फिर लास्ट के ऑप्शन में कहा गया यहाँ पे कि दी गई सूचना का निष्क्रिय ग्रहण होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे निष्क्रिय ग्रहण तो वैसे भी सही नहीं होने वाला है ऑप्शन, तो डी तो हमारे हिसाब से गलत ही जाएगा।
तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपका केवल बैठेगा ए वाला, जहाँ पे निजी अनुभवों से ज्ञान की संरचनाओं का सक्रिय निर्माण। देखो यहाँ पे सक्रिय शब्द यूज किया गया है, अधिकतर जहाँ पे सक्रिय शब्द यूज किया जाएगा वो आपके बाल विकास से संबंधित क्वेश्चन अधिकतर क्या होंगे, सही होंगे, क्योंकि सक्रिय शब्द अर्थात बच्चे को एक्टिव रखना ही जो है शिक्षा शास्त्र का सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है। अब इसको थोड़ा-सा हम यहाँ पे डिटेल से भी समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें क्या कहा गया है। तो यहाँ पे कहा गया है कि सार्थक अर्थात मीनिंगफुल जो हमारा अधिगम होता है, वह प्रक्रिया है जिसमें विद्यार्थी अपने पूर्व ज्ञान और निजी अनुभवों से जोड़कर नई जानकारी को समझते हैं, व्यवस्थित करते हैं और स्वयं ज्ञान की नई संरचनाएँ बनाते हैं। थोड़ा-सा इसी में बात करें तो इसे हम क्या कहते हैं, एक्टिव क्रिएटिव कहा जाता है। एक्टिव क्रिएशन ऑफ नॉलेज स्ट्रक्चर जो होती है फ्रॉम द पर्सनल एक्सपीरियंस, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। थोड़ा सा आगे इसी में बात कर लें तो इसमें क्या होता है, शिक्षार्थी की जो भूमिका जो होती है वो सक्रिय व रचनात्मक होती है, जबकि विकल्प बी जो होता है वो क्लासिकल कंडीशनिंग या उद्दीपक प्रतिक्रिया संघ से बात करता है। सी जो यहाँ पे ऑप्शन था वो सामाजिक अधिगम का अनुकरण कर रहा है, और डी वाला जो रटने जैसी निष्क्रिय ग्रहण दर्शाते हैं, जो कि सारे ऑप्शन जो है सार्थक नहीं है अधिगम से संबंधित। इसलिए यहाँ पे केवल ऑप्शन हमारा ए वाला करेक्ट बैठ जाता है। आप थोड़ा सा बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, जिसके अंदर कहा गया है कि विद्यार्थियों के प्रभावशाली अर्थात विद्यार्थियों के प्रभावशाली अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक के प्रारंभिक कार्यों में से एक नहीं है। अर्थात प्रभावशाली अधिगम बनाने के लिए जो होता है वो शिक्षक का कौन सा एक प्रभावी कार्य नहीं है, ये कहा गया है। तो यहाँ पे बात किया गया ऑप्शन ए में कि बच्चों को यह सिखाना कि वे अपने अधिगम प्रयासों को कैसे देख देख और सुधार सकते हैं, या फिर उनको बताना कि विद्यार्थियों को उपदेशात्मक विधि से सूचना प्रदान करना, या फिर यहाँ पे ऑप्शन में कहा गया है कि विद्यार्थियों की उन धारणाओं को जानना जिन्हें वे लेकर वे कक्षा में आते हैं, या फिर लास्ट के ऑप्शन में कहा गया है कि विद्यार्थियों से उच्चतर स्तर के प्रश्नों के उत्तर की अपेक्षा करना। अब ये बताओ इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हमारा हो सकता है इसका बी वाला, जहाँ पे विद्यार्थियों को उपदेशात्मक विधि से सूचना प्रदान करना। देखो उपदेश देना और जो है यहाँ पे सूचना प्रदान करना, ये अधिगम से संबंधित नहीं होता, अर्थात ये नेगेटिव है। तो क्वेश्चन भी इनमें नेगेटिव लगा था, इसलिए नेगेटिव का करेक्ट ऑप्शन नेगेटिव ही हो जाता है। आप थोड़ा-सा हम यहाँ पे डिटेल से बात करते हैं कि प्रभावी अधिगम के लिए जो होता है, वो शिक्षक के प्रमुख आरंभिक कार्य क्या होते हैं? जैसे कि अगर बात करें तो विद्यार्थियों की पूर्व धारणाओं व पूर्व ज्ञान को जानना। सबसे पहला कार्य क्या होता है कि उनके पूर्व ज्ञान को जानना, ताकि उसी के आधार पे नया ज्ञान जोड़ा जा सके। या फिर विद्यार्थियों को यह सिखाना कि वे अपने अधिगम प्रयासों की निगरानी और सुधार कैसे कर सकते हैं, इस पे कार्य किया जाए, अर्थात स्वनियमन, जिसको मेटाकॉग्निशन कहते हैं। और बात करें तो विद्यार्थियों से उच्चतर स्तर अर्थात तो उच्चतर स्तर या उच्च कोटि चिंतन के प्रश्नों के उत्तर की अपेक्षा कर उन्हें गहन सोच के लिए प्रेरित करना, या फिर अगर थोड़ा सा और बात करें तो इसके विपरीत उपदेशात्मक, जिसको हम क्या कहते हैं डिडैक्टिक कहते हैं, विधि से केवल सूचनाएं या सूचना सुनाकर देना शिक्षा केंद्रित तरीका है, जो सक्रिय और सार्थक अधिगम को प्रोत्साहित नहीं करता है। इसलिए यह प्रभावी विद्यार्थियों और अधिगम के लिए एक शिक्षा का प्राथमिक कार्य नहीं माना जा सकता है, और विकल्प इसलिए सही हमारा यहाँ पे बैठ जाता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट पे, जिसके अंदर कहा गया है कि विकास के सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। अर्थात विकास के बहुत सारे सिद्धांत हैं, उनमें से निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो ऑप्शन ए के अंदर कहा गया है कि विकास एक परिणामात्मक प्रक्रिया है जिसका ठीक ठीक क्या है, मापन हो सकता है, या फिर कहा गया है ऑप्शन बी में विकास जो है परिपक्वन और अधिगम पर आधारित होता है, या फिर सी के अंदर कहा गया है कि विकास जो होता है वो वंशागत और वातावरण के बीच का सतत अन्योन्य क्रिया से होता है, या ऑप्शन बी के अंदर कहा गया है विकास परिपक्वन और अधिगम पर आधारित होता है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा ये आपको बताना है। तो अभी यहाँ पे अगर हम बात करें इसके करेक्ट आंसर के ऊपर, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे होने वाला है कि विकास का परिणात्मक प्रक्रिया जिसका ठीक ठीक मापन हो सकता है। अब थोड़ा सा डिटेल से भी बात करते हैं।
तो विकास में गुणात्मक जैसे व्यक्तित्व, भावनाएं, सोच और मात्रात्मक अर्थात दोनों प्रकार के परिवर्तन शामिल होते हैं। इसे केवल परिणामात्मक प्रक्रिया कहकर और ठीक-ठीक मापन आई एम सॉरी यहाँ पे प्रक्रिया कहकर और ठीक-ठीक मापा जा सकता है, कहना सिद्धांतों के अनुसार सही नहीं है, इसलिए यह कथन यहाँ पे गलत माना जाता है। यहाँ पे आपका ऑप्शन एक्चुअली में मैंने जो ए कहा है वो ए सही नहीं होगा, यहाँ पे सी वाला जो दिया गया था वो सही होगा। अर्थात तो ए वाला यहाँ पे ठीक-ठीक नहीं होगा, इसके अलावा शेष कथन यहाँ पे विकास के स्वीकृत सिद्धांतों से मेल खाते हैं। जैसे कि विकास परिपक्वन यहाँ पे आ जाएगा और भी यहाँ पे विकास वंशागत आ जाएगा या वातावरण के सभी बच्चे आ जाएंगे। और यहाँ पे थोड़ा-सा आपको इस क्वेश्चन का आंसर डिटेल से सर्च करके भी डिटेल से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि कौन-सा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब थोड़ा-सा यहाँ पे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिसमें कहा गया है कि डैश डैश तथा डैश डैश की विशिष्ट अन्योन क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन में कहा गया खोज पोषण, ऑप्शन बी के अंदर कहा गया चुनौतियां सीमाएं, या ऑप्शन सी के अंदर कहा गया वंशानुक्रम या पर्यावरण, या ऑप्शन सी के अंदर आई एम सॉरी डी के अंदर कहा गया स्थिरता परिवर्तन। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा ये यहाँ पे हम देखते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे देखा जाए तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपका वंशानुक्रम और पर्यावरण हो जाएगा। अब थोड़ा सा डिटेल से भी इसको समझ लेते हैं। तो बाल विकास के सिद्धांतों के अनुसार किसी भी बच्चे का विकास जो है दो मूल स्रोतों पर आधारित होता है। कौन कौन से? वंशानुक्रम और यहाँ पे पर्यावरण, दोनों की विशिष्ट अन्योन्य क्रियाओं से ही अलग अलग विकास मार्ग और विभिन्न परिणाम बनते हैं। वंशानुक्रम बच्चे की जन्मजात क्षमताएं, सीमाएं, शारीरिक मानसिक बनावट तय करता है, जबकि पर्यावरण उसे अनुभव, अवसर, अभ्यास व सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ देता है। दोनों मिलकर ही यह निर्धारित करते हैं कि बच्चा किन किन दिशाओं में और किस स्तर तक विकास करेगा, इसलिए रिक्त स्थानों में वंशानुगत और पर्यावरण सबसे ज्यादा उपयुक्त हो जाता है। आप थोड़ा सा आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 76 में कि विद्यालयी और सामाजिकरण के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है, अर्थात विद्यालय और सामाजिकरण जो होता है उसके विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। कहा गया है ए में विद्यालय जो होता है वो सामाजिकरण का पहला मुख्य कारक है, या फिर कहा गया है यहाँ पे विद्यालय सामाजिकरण का एक महत्वपूर्ण कारक है, या विद्यालय जो होता है या सामाजिकरण में विद्यालय की कोई भूमिका नहीं है। ये तो बहुत ही गलत बैठ रहा। फिर यहाँ पे कहा गया है कि सामाजिकरण में विद्यालय की क्या है बहुत थोड़ी भूमिका होती है, ये भी ज्यादा महत्व नहीं बैठता है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका ए या बी में से ही कोई करेक्ट हो सकता है। तो करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे विद्यालय समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण कारक है, ये वाला यहाँ पे हो जाएगा। थोड़ा सा डिटेल से भी बात करते हैं। तो समाजीकरण की प्राथमिक एजेंसी परिवार होता है। बच्चा जन्म के तुरंत बाद सबसे पहले परिवार में ही सामाजिक या मानदंड या भाषा मूल्य सीखता है, इसलिए विद्यालय पहला मुख्य कारक नहीं है, इसलिए ऑप्शन हमारा ए गलत हो जाता है। लेकिन जब बच्चा स्कूल जाता है तो विद्यालय एक द्वितीय पर बहुत महत्वपूर्ण सामाजिकरण एजेंसी बन जाता है, जहां वह सहपाठियों, शिक्षक और विभिन्न पृष्ठभूमि के लोगों के साथ रहकर नियम, सहयोग, लोकतांत्रिक व्यवहार, सांस्कृतिक विविधता आदि सीखता है। इसलिए कथन यहाँ पे हमारा बी वाला सत्य बैठ जाता है, जबकि सी और डी यहाँ पे सामाजिकरण में विद्यालय की वास्तविक भूमिका को कम करके दिखाते हैं, इसलिए यह ऑप्शन हमारे यहाँ पे सी और डी क्या हो जाते हैं, इनकरेक्ट हो जाते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जिसके अंदर कहा गया है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित कथनों में से सही कथन कौन सा है। ऑप्शन ए में कहा गया है बच्चों के सांस्कृतिक आधार के अनुसार इन चरणों का क्रम बदला जा सकता है, या बी के अंदर कहा गया है कि पियाजे का तर्क है कि संज्ञानात्मक विकास चरणों में आगे बढ़ने की अपेक्षा कर तो निरंतर होता है, या फिर यहाँ पे कहा गया है सी के अंदर पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के 5 स्पष्ट चरण प्रस्तुत किए हैं, या लास्ट में कहा गया है कि किसी चरण को छोड़ा नहीं जा सकता क्योंकि ये चरण स्थिर होते हैं। तो यहाँ पे इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा ये आपको यहाँ पे बताना है। तो यदि बात करें इसमें से करेक्ट आंसर की तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर डी वाला हो जाएगा।
आप थोड़ा-सा हम यहाँ पे आगे बात करते हैं इसके एक्सप्लेनेशन पे। तो पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास क्रमबद्ध चरणों अर्थात क्रमबद्ध चरणों से होता है और बच्चा इन्हें निश्चित क्रम में पार करता है। किसी भी चरण को छोड़कर सीधे आगे नहीं जाया जा सकता, इसलिए चरणों को इनवेरिएंट या स्थिर कहा जाता है। आगे बात करें थोड़ा-सा, तो विकल्प यहाँ पे ए गलत है क्योंकि पियाजे ने चरणों के क्रम को सांस्कृतिक या संस्कृति के अनुसार परिवर्तनीय माना है। वहीं पे बात करें तो विकल्प बी जो में विकास को निरंतर बिना चरणों के बताया गया है जो कि पियाजे के स्टेज थ्योरी वाले दृष्टिकोण के विपरीत है। वहीं पे विकल्प सी में भी कहा गया है बी गलत है क्योंकि पियाजे ने 4 मुख्य चरण संवेदी पेशी, पूर्व के संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक ही प्रस्तावित किए हैं, इसलिए 5 नहीं हो सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम थोड़ा-सा नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं जिसमें कहा गया है जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तुत संरक्षण के प्रत्यय के प्रत्यय से क्या तात्पर्य है? अर्थात जीन पियाजे के द्वारा जो प्रस्तुत संरक्षण है, उससे क्या प्रत्यय उसका क्या अर्थ है, उससे संबंधित क्वेश्चन है। तो ऑप्शन ए में कहा गया है कि दूसरों के परिदृश्य को ध्यान में रखना एक महत्वपूर्ण संज्ञानात्मक क्षमता है या बी के अंदर कहा गया है कि वन्य जीवन और वनों का संरक्षण बहुत महत्वपूर्ण है या फिर कहा गया है सी के अंदर कुछ भौतिक गुणधर्म वही रहते हैं चाहे बाहरी आकृतियां बदल जाएं या लास्ट में कहा गया है कि परिकल्पना पर विविध विविध परीक्षण से सही निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है। अब इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर की अगर बात करते हैं तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा सी वाला कि कुछ भौतिक गुणधर्म वही रहते हैं चाहे बाहरी आकृतियां बदल जाएं। अब यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल से बात किया जाए तो पियाजे के अनुसार संरक्षण अर्थात कंजर्वेशन जो होता है वह समझ है कि किसी वस्तु की मात्रा, द्रव्यमान, संख्या या आयतन आदि जैसे भौतिक गुणधर्म बाहरी रूप से या आकृति बदल जाने पर भी समान रहते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो पानी को चौड़े गिलास से पतले गिलास में डालने पर मात्रा वही रहती है लेकिन उसका आकार बदल जाता है। थोड़ा सा आगे बात करें तो यह क्षमता मुख्य रूप से मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में विकसित होती है। वहीं पे और बात करें तो और तर्क संगत सोच के विकास का प्रमुख संकेतन मानी जाती है। तो विकल्प यहाँ पे ए बी और डी पियाजे के अन्य संज्ञानात्मक पहलुओं या सामान्य वैज्ञानिक प्रक्रियाओं से जुड़े हैं परंतु यहाँ पे संरक्षण की परिभाषा नहीं बताते हैं इसलिए विकल्प यहाँ पे सी ही हमारा सही हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन एक दिया गया जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित का आपको मिलान करना है कि चिकित्सक आज देखो इधर अंत अवस्था था तो यहाँ पे चिकित्सक दिया गया है फिर कवि दिया गया खिलाड़ी दिया गया वायलिन दिया गया वादक मूर्तिकार इसी प्रकार से बुद्धि के प्रकार दिए गए हैं ए में दिया गया संज्ञात्मक दिया गया भाषिक दिया गया अंतर व्यक्तिक स्थानिक अर्थात ये बताओ संज्ञात्मक जो होते हैं वो कौन होते हैं खिलाड़ी होते हैं वायलिन वाले क्या होते हैं तो इसमें आपको यहाँ पे मिला के आपको बताने थे तो यहाँ पे अगर हम इसमें मैच करके अलग अलग ऑप्शन भी बनाते हैं तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपका बेटा कि पहला वाला जो होता है चौथे के साथ में जाता है जो कि यहाँ पे क्या होता है वायलिन वादक संगीतात्मक कौन होते हैं वायलिन वादक होते हैं। बी वाला आपका किसके साथ जाएगा तो यहाँ पे भाषिक वाले जो होते हैं वो सेकंड क्या था कवि वाले होते हैं। सी वाला अंतर व्यक्तिक की बात करें तो ये क्या होते हैं चिकित्सक होते हैं। और स्थानिक डी वाला जो होता है आपका पांचवा था मूर्तिकार के साथ में चले जाएंगे। आप थोड़ा सा इसको अगर एक्सप्लेनेशन भी आप चाहते हैं तो एक्सप्लेनेशन भी इसका आप कर सकते हैं। तो एक्सप्लेनेशन पे देखा जाए कि मिलान की क्या व्याख्या है तो देखो संज्ञात्मक बुद्धि जो होती है जिसको म्यूजिकल कहा जाता है जैसे कि लय स्वर ध्वनि की पहचान और प्रस्तुति की क्षमता तो इसका उपयुक्त जो होता उदाहरण होता है वायलिन अर्थात वादक होता है इसलिए ए जो है आपका फोर्थ के साथ चला जाता है। वहीं पे भाषिक बुद्धि जो होती है इसको हम लैंग्विस्टिक कहा जाता है जैसे कि भाषा शब्दों कविता साहित्य पर उच्च पकड़ जिनकी होती है इसका जो काम होता है वो कवि का होता है इसलिए आपका ऑप्शन जो बी है सेकंड के साथ चला जाएगा। वहीं पे अंतर वैयक्तिक बुद्धि जिसको हम कहते हैं इंटरपर्सनल कहा जाता है जो कि दूसरों की भावनाएं आवश्यकताएं और समझ
कर उनके साथ काम करना होता है। ये चिकित्सक अर्थात डॉक्टर या थेरेपिस्ट जैसे पेशे वाले काम होता है। यह सबसे ज़्यादा आवश्यक इसलिए सी जो है यहाँ पे फर्स्ट के साथ चला जाएगा। लास्ट में स्थानिक बुद्धि जिसको इसको क्या कहते हैं स्पेशियल कहा जाता है, जो कि आकार, आकृति या त्रिआत्मिक कल्पना करते हैं जिनको मूर्तिकार का ये कार्य होता है। इसलिए ऑप्शन यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका डी जो है फिफ्थ के साथ चलाया जाता है। अब आज का हम यहाँ पे एक लास्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं या एक और क्वेश्चन पे बात करते हैं जो कि दिया गया है लेव वाइगोत्स्की के अनुसार क्या होता है। ऑप्शन ए में कहा गया है बच्चे भाषा अर्जन की एक युक्ति से कोई भाषा सीखते हैं, या फिर यहाँ पे बी में कहा गया वयस्कों और साथियों से अंतःक्रिया करने का भाषा के विकास में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, या फिर सी के अंदर कहा गया कि भाषी विकास मानव चिंतन के स्वरूप को बदल देता है, या लास्ट में कहा गया है भाई कि भाषिक विकास में संस्कृत की भूमिका बहुत कम होती है। अब यहाँ पे बात कि इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर होगा, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा सी वाला, अर्थात भाषी विकास जो होता है मानव चिंतन के स्वरूप को बदल देता है। बिल्कुल बात सही है और ये लेव वाइगोत्स्की के अनुसार कहा गया है। थोड़ा सा डिटेल से बात करते हैं तो लेव वाइगोत्स्की ने भाषा और विचार को आपस में घनिष्ठ रूप से जुड़ी प्रक्रियाएं माना है। बच्चे जब भी भाषा सीखते हैं तो यही भाषा आगे चलकर उनकी सोचने, समझने, योजना बनाने, कल्पना और स्मृति जैसे उच्च मानसिक कार्यों को बदल देती है। इसलिए कहा जाता है कि भाषा विकास मानव चिंतन के स्वरूप को रूपांतरित कर देता है। थोड़ा सा आगे बात करें उनके सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण के अनुसार वयस्कों और सक्षम साथियों से अंतःक्रिया तथा संस्कृति के प्रतीक विशेषकर भाषा बच्चों के संज्ञानात्मक और भाषी विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए विकल्प यहाँ पे बी और डी आपके क्या होते हैं गलत हो जाते हैं, जबकि विकल्प ए अत्यधिक साधारण और वाइगोत्स्की के सिद्धांतों को सही तरह व्यक्त नहीं कर पाता है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे, जो कि आप लोगों के लिए होमवर्क रहने वाला है क्वेश्चन, और यहाँ पे आप इस क्वेश्चन को डिटेल से पढ़ सकते हैं। इसका जो भी करेक्ट आंसर होगा वो आपको प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, डिटेल से एक्सप्लेनेशन भी लिखना है, और इसका सही आंसर जानने के लिए आपको हमारा नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगा जहां पे इसको हम डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे। यदि इसलिए अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें। यदि आप इस वीडियो को फेसबुक इंस्टाग्राम पर देखते हैं तो प्लीज आप हमें फॉलो करें, क्योंकि यहाँ पे आपको इसका नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगा। तो अगले वीडियो मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद।